सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 के क्लास 12 के इतिहास के इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न के 50 प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, 50 करेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है। ठीक है, और एक एक प्रश्नों को आसानी के साथ समझते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि पहला प्रश्न 1 नंबर है। 1 नंबर प्रश्न क्या है कि जैन धर्म की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। तो जैन धर्म की 2 शाखाएं क्या है? एक दिगंबर शाखा है और एक श्वेतांबर शाखा है। ठीक है, दिगंबर शाखा क्या है? ये वस्त्र नहीं पहनते, ये नग्नावस्था में रहते हैं। श्वेतांबर शाखा के मानने वाले लोग ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। ठीक है, ये जैन धर्म के 2 शाखाएँ हुआ। अब अगला 2 नंबर प्रश्न है कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न है, एक है संभग विश्वास, फिर है संभग ज्ञान और संभग आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न है संभग विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न होते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, उसके बारे में भी देखेंगे कुछ प्रश्नों के बाद आएगा अभी। अगला प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर है कि पुनर्जन्म क्या है? तो पुनर्जन्म को देखिए महावीर ने माना था। महावीर ने यह कहा था कि कर्म फल के कारण ही मनुष्य अपने जन्म मृत्यु के कारण मतलब रहते हैं। तो पुनर्जन्म क्या है? पुनर्जन्म महावीर ने पुनर्जन्म सिद्धांत को माना है। महावीर के अनुसार कर्म फल ही जन्म मृत्यु का कारण है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि जैन मान्यता के अनुसार कर्म के चक्र से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? तो जैन मान्यता के अनुसार कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की आवश्यकता होती है और संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। ठीक है, त्याग से ही संभव हो पाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर है कि धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? देखिए ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन उसी को कहते हैं जब गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपने उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश दिए थे, तो इस प्रथम उपदेश की घटना को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, यही है धर्म चक्र परिवर्तन। तो बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सारनाथ गए थे। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इस प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, यही है धर्म चक्र परिवर्तन। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर है कि महापरिनिर्वाण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, महापरिनिर्वाण भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। जब यहाँ पर महापरिनिर्वाण किसको कहते हैं? जब महात्मा बुद्ध ने मतलब अपना जब उनकी मृत्यु हुई थी तब इस घटना को कहा जाता था महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण से क्या समझते हैं? बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण इसी जन्म से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बुद्ध का देहावसान हुआ। इस घटना को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, घटना सब याद रखिएगा। जब यहाँ पर ज्ञान दिया था तो धर्म चक्र परिवर्तन, और जब अपना देह त्याग किया था महात्मा बुद्ध ने तो इस घटना कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बौद्ध धर्म के 2 शाखाओं के नाम लिखिए। जैसे कि यहाँ पर महावीर के भी दो शाखा देखिए, एक दिगंबर शाखा, एक श्वेतांबर शाखा। उसी तरह बौद्ध धर्म के भी 2 शाखा होते हैं, एक होते हैं हीनयान और एक होते हैं महायान। ठीक है, दोनों में प्रमुख अंतर को भी देख लेते हैं कि महायान और हीनयान में क्या अंतर है। तो महायान बुद्ध धर्म को मानने वाला लोग मूर्ति की पूजा की उपासना करते थे, जबकि हीनयान संप्रदाय ने महात्मा बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया था। ठीक है, तो महायान बुद्ध को अवतार मानकर उनकी मूर्ति बनाकर उपासना करने लगे, जबकि हीनयान संप्रदाय ने महात्मा बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है कि जातक कथा क्या है? तो जातक कथा भी बुद्ध धर्म से ही संबंधित है। तो जातक की विषय वस्तु महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं है। महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं का ही जातक कहा जाता है। ठीक है, इसमें जाति प्रथा तथा समाजों की अन्य कुरीतियों को दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं कि 10 नंबर कि त्रिपिटक में कौन से 3 ग्रंथ है? तो त्रिपिटक भी बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। इसमें 3 ग्रंथ क्या क्या आते हैं? एक आते हैं विनय पिटक, एक आते हैं सुत्त पिटक और एक आते हैं अभिधम्म पिटक। 3 पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर है कि प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संहति में किन 2 पिटकों को संकलित किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संहति में बुद्ध की मूलभूत शिक्षाओं को 2 ग्रंथों में विनय पिटक और सुत्त पिटक को संकलित किया गया था। ठीक है, विनय पिटक और सुत्त पिटक को प्रथम बौद्ध संहति में संकलित किया गया था।
अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है कि 4 प्रमुख बौद्ध स्थलों के नाम लिखिए। तो 4 प्रमुख बौद्ध स्थल कहाँ पे है? बोधगया, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था। सारनाथ, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। कुशीनगर, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपनी देह त्याग किया था, यानी जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। फिर साक्षी 3 नंबर, फिर है अमरावती। तो 4 प्रमुख बौद्ध स्थल के नाम ये हुआ। अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर है कि 2 प्रसिद्ध स्तूपों के नाम बताए। तो एक है सांची स्तूप और एक है अमरावती स्तूप। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 14 नंबर प्रश्न है कि सांची स्तूप कहाँ स्थित है, इसकी खोज कब और किसने की। तो सांची स्तूप भोपाल में स्थित है। ठीक है, भोपाल में स्थित है। इसकी खोज किसने की? जनरल टेलर ने किया। जनरल टेलर ने किया। कब किया था? 1818 ईस्वी में किया था। जनरल टेलर ने कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर है कि हिंदू धर्म के 2 महाकाव्यों का नाम लिखिए। तो ये तो सब बता देंगे। हिंदू धर्म के 2 महाकाव्य क्या है? एक रामायण है और एक महाभारत है। ठीक है, एक रामायण और महाभारत। अगला प्रश्न है 16 नंबर की महाभारत महाकाव्यों की 2 विशेषताओं को लिखिए। तो पहली विशेषता है कि महाभारत में कौरवों पांडवों की युद्धों का वर्णन है और महाभारत महाकाव्य में उस काल के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 17 नंबर प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि गीता क्या है। देखिए, गीता किसको कहते हैं? जब यहाँ पर जब अर्जुन जब युद्ध लड़ रहे थे किसके साथ? उसके पितामह, गुरु, बंधुओं को देखकर उनके मन विचलित हो रहे थे। तब उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उसके साथ सारथी बनकर उसको उपदेश दे रहे थे, जो उसको सुझाव दे रहे थे। उसी उपदेश के संकलन को ही गीता कहा जाता है। ठीक है। तो गीता क्या है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन अपने सामने पितामह, अपने गुरु और बंधुओं को देखकर विचलित और व्याकुल हो जाते थे। ठीक है, मतलब अपने आदमी थे, युद्ध लड़ने के लिए मतलब संकोच हो रहे थे। इस परिस्थिति में उनके रथ के सारथी बने भगवान श्री कृष्ण मनुष्य एवं जगत कल्याण के कर्तव्यों को उपदेश देते हैं। इन उपदेशों का संकलन ही महान ग्रंथ गीता है। इसी को गीता कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर है कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किन 2 ग्रंथों में? तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख एक ऋग्वेद में भी है और महाभारत में भी है। ठीक है। अगला प्रश्न 19 नंबर है कि ऋग्वेद में वर्णित वर्णों का नाम लिखे। तो 4 वर्णित वर्ण बताया गया, एक ब्राह्मण वर्ण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। ठीक है। अगला प्रश्न पर 20 नंबर है। 20 नंबर है कि वर्ण शब्दों का क्या अर्थ है? तो वर्ण संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है वर्ण करना। ठीक है, वर्ण करना या चुनना। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 21 नंबर कि गीता ने कुल कितने अध्याय एवं श्लोक है? तो गीता में कुल 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर है कि महाभारत युद्ध किन 2 परिवारों के बीच हुआ था? किन 2 परिवार के बीच हुआ था? कौरव के बीच और पांडव परिवार के बीच। यही 2 परिवार के बीच हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर है। 23 नंबर क्या है? प्रश्न ये है कि वैदिक काल में राजाओं द्वारा किए जाने वाले 2 यज्ञों के नाम बताए। तो एक यज्ञ है राजसूय यज्ञ, एक है अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ। अगला प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर है कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो महाभारत में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। ठीक है। महाभारत के आदि पर्व के 102वें अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर है। 25 नंबर प्रश्न की गोत्र से आप क्या समझते हैं? ठीक है, देखिए प्रत्येक परिवार में एक गोत्र होता ही है, जैसे कि सभी परिवार में होगा। आप लोग भी जानते हैं कि सभी परिवारों में एक गोत्र होता है। ठीक है। तो गोत्र क्या है कि गोत्र भारतीय समाज में आनुवंशिकता स्थापित करने की प्राचीन विधि है। प्रत्येक गोत्र किसी ऋषि के नाम पर होता है। ठीक है, प्रत्येक गोत्र का नाम किसी न किसी ऋषि के नाम पर होता है। एक गोत्र के सदस्य उसी ऋषि के वंशज माने जाते हैं। ठीक है, उसी ऋषि के वंशज माने जाते हैं और एक ही गोत्र के सदस्य में आपस में विवाह नहीं होता है, ऐसे भी माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर 26 नंबर है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 4 महाजनपदों का उल्लेख करें। देखिए, जैसे कि 6ठी शताब्दी में बहुत सारे महाजनपद आए थे, उसमें से 4 महाजनपदों का उल्लेख करने के लिए कहा गया। तो एक है अंग, फिर है मगध, फिर है काशी और कौशल। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर है कि मौर्य साम्राज्य की नींव किसने और कब रखी? तो मौर्य साम्राज्य की नींव किसने रखी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश को समाप्त कर मगध को अपने अधिकार में लेकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 28 नंबर है। प्रश्न है कि बिंदुसार कौन थे? तो बिंदुसार कौन थे? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर है
कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इनका क्या महत्व है। ठीक है, तो देखिए अभिलेख किसको कहा जाता है, उस टाइम पर ना कॉपी थी, न लिखने के लिए कॉपी थी, न लिखने के लिए कलम थी। तो उस समय पर क्या करते थे, प्राचीन समय में लोग पत्थर पर उकड़ कर पत्थर पर लिख देते थे, या किसी भी ताल पत्र या किसी भी पत्थर पर लिख कर रखते थे। ठीक है, यानी पत्थर या शिलालेखों पर बड़े बड़े रूप में उकेड़ कर या किसी भी तरह का लिख कर रखते थे। जो चीज़ को लिख कर रखते थे उसी को कहा जाता है अभिलेख। ठीक है, तो अभिलेख क्या है, शासकों या अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा शिला यानी बोल सकते पत्थरों एवं धातु के चादर पर खुदे हुए संदेश, अपना कुछ भी संदेश लिख देते थे, विवरण या आदेशों को क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के पुरातात्विक स्रोतों के रूप में अभिलेख का अत्यधिक महत्व है। इसका महत्व देखिए, इसका महत्व क्यों है, क्योंकि इनसे अनेक शासकों के नाम मिल जाते हैं। जैसे कि हम लोग इतिहास का अध्ययन कैसे पढ़ पाते हैं, जैसे अशोक के बारे में जान पाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान पाते, कैसे जान पाते, क्योंकि पत्थर पर लिखा है, अभिलेख में लिखा हुआ है, तो शासकों के नाम तथा उनके समय की प्रमुख घटनाएं, उस समय की घटना किस तरह की थी, उस समय पर लोग कैसे जी रहे थे एवं सामाजिक राजनीतिक स्थितियों का पता चलता है। तो यही अभिलेख का एक महत्व है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 30 नंबर प्रश्न है कि अशोक द्वारा स्थापित महाशिलालेख वाले 4 स्थानों के नाम लिखे। ठीक है, अशोक द्वारा जो स्थापित किया गया था महाशिलालेख, उसके 4 स्थानों के नाम क्या है, एक है कलसी, एक है सोपोरा, फिर है गिरनार और कंधार, और है 4 नंबर कंधार। अगला प्रश्न 31 नंबर है कि अशोक ने अपने अभिलेख किस भाषा तथा किस लिपि में लिखी। तो अशोक ने जो अभिलेख लिखे थे वो पाली भाषा में लिखे थे। ठीक है, वो पाली भाषा में लिखी थी। और कौन लिपि में लिखी थी, 2 तरह की लिपि में, एक ब्राह्मी लिपि में लिखी थी, एक खरोष्ठी लिपि में लिखी थी। ठीक है, तो अशोक के अभिलेख की भाषा पाली में थी तथा वे लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर की पहली बार किस अंग्रेज अधिकार ने ब्राह्मी लिपि तथा खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था। जो कि अशोक ने लिखा था लिपि, ब्राह्मी लिपि तथा खरोष्ठी लिपि, तो उसको किस अंग्रेज अधिकारी ने सबसे पहले बार पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, अगला प्रश्न है 32 नंबर है कि ब्राह्मी लिपि के महत्व पर प्रकाश डाले। तो ब्राह्मी लिपि का महत्व यही है कि जितना भी हम लोग लिपि आया यहाँ पर, देवनागरी लिपि हो गया, गुजराती वाला हो गया, मराठी वाला हुआ, सब ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुआ, सब ब्राह्मी लिपि से ही उसका उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो मौर्य काल में ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए थे। ब्राह्मी लिपि से ही उत्तर भारत की भाषाएं जैसे कि गुजराती हो गया, मराठी हो गया, पंजाबी हो गया, हिंदी हो गया, बांग्ला हो गया, आदि की लिपियां निकली है। ठीक है, अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है कि अतीत के पुनर्निर्माण में शिलालेखों के प्रमाण की किन्हीं 2 सीमाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, सीमाएं मतलब बोल सकते इसकी क्या कमियां थी। तो कमियां ये थी कि कोई बात शिलालेखों के अक्षर को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए जाते थे, जिन्हें पढ़ पाना काफ़ी कठिन होता है। ठीक है, तो जब अभिलेख में, जब शिलालेखों में लिखते थे अक्षर, तो कोई बार ऐसा होता था कि बहुत ही हल्के ढंग से लिखते थे, जिसको पढ़ पाना कठिन होता था। और कई बार ऐसे भी होते थे जो अभिलेख में लिखा गया था वो नष्ट भी हो जाता था, जिससे भी पढ़ने में दिक्कत होता था। तो अभिलेख नष्ट भी हो सकता है, जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते थे। अगला प्रश्न है 34 नंबर है कि गुप्त काल के इतिहास के 2 स्रोतों का उल्लेख करें। तो 2 स्रोत, एक है साहित्यिक स्रोत, एक स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि पुराण, स्मृति, संस्कृत, काव्य एवं नाटक, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, फारसी ग्रंथ, ये सब आता है साहित्यिक स्रोत में। और पुरातात्विक स्रोत में आता है अभिलेख, मोहरे और सिक्के, ये सब आता है पुरातात्विक स्रोत में। अगला प्रश्न है 35 नंबर की चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रम आदित्य के शासनकाल में फाहियान भारत आए थे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है 36 नंबर की गुप्त काल में बनाए गए किन्हीं 2 मंदिर का नाम बताइए। तो एक मंदिर जो एरन का विष्णु मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है, और एक है नचना कुठार की पार्वती मंदिर जो भी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जहाँ कहाँ पर है, पन्ना। देखिए पन्ना में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, हीरा पाया जाता है। अगला प्रश्न है 37 में कि कनिष्क के दरबार के 2 विद्यमानों का नाम बताइए। तो कनिष्क के दरबार में 2 विद्यमान कौन थे, एक अश्वघोष थे, एक थे नागा अर्जुन। ठीक है, अगला प्रश्न 38 नंबर है प्रश्न है कि आर्यभट्ट कौन थे, उसकी एक रचना का नाम लिखिए। देखिए आर्यभट्ट एक बहुत गणितज्ञ थे, जो शून्य का आविष्कार, दशमलव का आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। तो आर्यभट्ट गुप्त काल के वैज्ञानिक थे। वे यहाँ पर वे होगा। ठीक है, वे प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक है जिन्होंने घोषणा की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, आर्यभट्ट ने अपने युग के महानतम गणितज्ञ थे। उन्होंने दशमलव प्रणाली का विकास किया था और उसके ग्रंथ के नाम को लिखने के लिए कहा गया है। तो ग्रंथ का नाम लिख दीजिएगा
इन्होंने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न 39 है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो एक है पुरातात्विक अवशेष, एक है साहित्य और विदेशी यात्रियों का विवरण। अगला प्रश्न यहाँ पर 40 नंबर है। प्रश्न है कि पुरातत्व का क्या अर्थ है? तो पुरातत्व का अर्थ है उत्खनन या अन्य विधि से खोजी गई प्राचीनतम वस्तु। ठीक है, मतलब उत्खनन करके, यानी जो खोद के मिट्टी को खोद कर या अन्य विधि से खोजी गई जो प्राचीनतम वस्तुएं है जिनके अध्ययन द्वारा उसका ऐतिहासिक अध्ययन किया जाता है, उसे कहा जाता है पुरातत्व। ठीक है, बनी मूर्तियाँ, शिलालेख, मोहर या मुद्रा आदि की भग्ना अवशेष पुरातत्व के उदाहरण है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 41 नंबर की हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार प्रकाश में आई? ठीक है, सभी लोग कैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान पाए? तो 1922 ईस्वी में पुरातत्वविद जो कि डॉक्टर राखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा की खंडरों के निकट एक बौद्ध स्तूप का उत्खनन के क्रम में यह जानकारी दी कि उसके निकट एक अति प्राचीन सभ्यता का ध्वंस अवशेष दबे पड़े हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है 42 नंबर। देखिए, हड़प्पा की खोज कब और किसने की? तो हड़प्पा की खोज की दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। ठीक है, देखिए प्रकाश में कब आई हड़प्पा सभ्यता? तो यहाँ पर सिरे जाना जाता है राखाल दास बनर्जी में, लेकिन खोज किया था किसने? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। जबकि मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखाल दास बनर्जी ने, कब की थी? 1922 ईस्वी में। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने और कब की? राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है 44 नंबर की हड़प्पा सभ्यता में कौन से स्थान बंदरगाह था? यह किस नदी के किनारे स्थित है? बंदरगाह किसको कहा जाता है? देखिए, जैसे कि रेलवे को रोकने के लिए स्टेशन होते हैं, बस को स्टेशन रोकने के लिए स्टेशन होता है, उसी तरह जो पानी में जो जहाज़ चलती है तो जहाज़ को चलने के लिए भी एक स्टेशन जैसा होता है, उसी को कहा जाता है बंदरगाह। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में कौन से स्थान पर बंदरगाह थे? लोथल में। ये कहा था, ये गुजरात के भगवा नदी के किनारे स्थित थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 45 है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में बहुत मात्रा में कांस्य मिला था, इसलिए कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि हड़प्पा के लोग टीन तथा तांबा मिलाकर कांसा बनाने की कला से अवगत थी। जैसे कि कांसा बनता है टीन और तांबा मिलकर। ठीक है, से अवगत थी, मतलब जानते थे, और इसके प्रयोग द्वारा उन्होंने एक उच्च कोटि की सभ्यता का निर्माण किया था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अगला प्रश्न 46 है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी और इसमें प्रारंभ में सिंधु सभ्यता नाम क्यों दिया गया था? हड़प्पा सभ्यता काल लगभग 26 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। इसका अधिकांश भाग सिंध नदी के किनारे था, इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता भी नाम दिया गया, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार का उल्लेख कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पश्चिम के बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर पूर्व में मेरठ तक था। ठीक है, यानी चारों दिशा में ये विस्तृत थी। अगला प्रश्न 48 है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यताएं थी, नगरीय अथवा ग्रामीण? तो एक नगरीय सभ्यता, ठीक, नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख स्थानों का उल्लेख करें। तो 4 प्रमुख स्थान निम्नलिखित है। एक है हड़प्पा की खोज किसने की? यहाँ पर दयाराम साहनी ने 1921 जो को देखिए। एक है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखाल दास बनर्जी ने 1922 में। फिर एक कालीबंगा में देखिए काले रंग की चूड़ियाँ पाई जाती थी। ठीक है, और लोथल में क्या पाया गया? लोथल में बंदरगाह पाया गया। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख स्थान है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है और लोथल है। अगला प्रश्न है 50 है। प्रश्न है कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था? तो उदयभद्र किया था, जिसको उदयन भी कहा जाता है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की है उदयन ने। ठीक है, जिसको उदयभद्र भी कहा जाता था। तो ठीक है, तो आप लोगों का ये कंप्लीट हो गया 50 का इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर कोई नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।